तो क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट में आने वाले ढेर सारे जो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में, उन नोट्स टू अकाउंट्स में से कौन से नोट के अंदर कौन सा आइटम आएगा, इसे क्लासिफाई करना है। सिर्फ आप लोगों को सबको याद होंगे, राइट। सबसे पहले गुडविल कौन से नोट के अंडर आएगा? चलो, Fixed assets. Intangible. वेरी गुड। अंडर द हेड ऑफ मेजर हेड फिक्स्ड असेट दैट इज नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, उसमें अंडर आएगा टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसमें से इनटेंजिबल असेट्स में हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्सेप्टेंसेस। अब एक्सेप्टेंसेस के बारे में हम लोग क्या सोचेंगे? एक्सेप्टेंसेस मतलब एक तो लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं या फिर डिपॉजिट्स होता है। अगर डिपॉजिट के बारे में हम लोग सोचें तो अगर हमने पब्लिक से डिपॉजिट लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो कभी ना कभी हमें उन्हें वापस करने पड़ेंगे, राइट। तो दैट विल बी द आर लाइबिलिटी, और ये हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट, फोर्थ आइटम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Your ये शेयर होल्डर फंड से डिडक्ट होंगे। राइट, आपने जो कहा वो सही है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम लोग इसे लेस करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोगों ने सीखा है कि उसे हम लोगों को अदर करंट असेट्स में लिखना है, राइट। जो हमारी करंट असेट की सबसे लास्ट बैलेंस शीट में आने वाली सबसे लास्ट वाली नोट होगी उसमें लिखना है। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। अच्छा एवरीवन, आप अनम्यूट करके फटाफट आंसर करोगे तो हम लोग फटाफट सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डोंट हेजिटेट, गलत हुआ आंसर तो भी चलेगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, हेलो एवरीवन, रिजर्व एंड वेरी गुड, सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। देन लोन फ्रॉम बैंक्स, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। नहीं, करंट लाइबिलिटीज नहीं आएगी, इसे हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं जब तक अनलेस स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि जो लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या ओवरड्राफ्ट है। तब तक जो कोई भी हम लोग बैंक से लोन लेंगे या ऐसा कोई आइटम आता है तो वो हमारे लिए डायरेक्टली लॉन्ग टर्म फंड्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हम लोग लिखते हैं, राइट। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स में ये आइटम आएगा, राइट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ये उन हेड के अंडर हम लोग लिखेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, डिबेंचर्स पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट अगर ड्यू है, पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए वो करंट लाइबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह, राइट, जिसे हम लोग लिखेंगे अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, इंटरेस्ट अक्रूड है, पेएबल है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, दिया नहीं है, राइट, तो उसके लिए प्रोविजन हम लोग करके रखेंगे, राइट। सेम उसी तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए भी। नेक्स्ट आइटम जो है वो है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जिस तरह से डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी थी तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट हमारे लिए एक्चुअल में क्या था, एक्सपेंसेस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला इंटरेस्ट ये हमारा इनकम होता है, और इनकम रिसीवेबल, इनकम अगर रिसीवेबल है जो मिलना बाकी है वो हमारे लिए असेट होगी, अदर करंट असेट्स। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ट्रीट होता है उसका बैलेंस की तरह ट्रीट होता है, तो उसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हमारा नेक्स्ट आइटम जो होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग लिखते हैं।
लूज टूल्स हमारे इन्वेंट्रीज की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जो हमारी स्टॉक्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसी की तरह हम लोग लूज टूल्स वहां पे ट्रीट करते हैं। इसके लिए वो करंट असेट के हेडिंग के अंडर इन्वेंट्रीज का जो हेडिंग होगा उसमें उसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारी प्रोविजन है। टैक्सेशन के लिए की जाने वाली प्रोविजन ये जनरली अपकमिंग या करंट ईयर के लिए की जाती है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती है। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज इन द लायबिलिटी साइड। देन प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद अंडर राइटिंग कमीशन। मैंने कहा था कि जिस तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसी तरह से अंडर राइटिंग कमीशन ये भी हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स है, और फिक्टिशियस असेट नॉन करंट असेट्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे बिल्स रिसीवेबल होते हैं या बिल्स पेएबल होते हैं, उसे हम लोग अगर बिल्स पेएबल होंगे तो उसे हम लोग ट्रेड पेएबल के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल होंगे तो उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगेन अदर करंट लायबिलिटीज में हम लोग लिखेंगे। अगर रिसीव्ड होता है, अगर हम लोगों ने लोन्स लिए हैं, एडवांसेस लिए हैं, तो करंट लायबिलिटी होगी। अगर हम लोगों ने लोन्स और एडवांसेस दिए हैं तो वो असेट्स, करंट असेट्स की तरह ट्रीट की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है लाइव स्टॉक, जिस तरह से हमारी इन्वेंट्रीज होंगी उसी तरह से। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? ओके ठीक है। लाइव स्टॉक हमारे फिक्स असेट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। कॉल्स अनपेड या फिर कॉल्स इन अरियर्स जो हमारे लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल हम लोगों ने कल भी परसों के लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से शेयर कैपिटल की नोट में से हम लोग उसे डिडक्ट करेंगे। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्टली पेड कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, जो अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने XYZ कंपनी के शेयर परचेस किए थे जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 ईच, जिसमें से कंपनी ने अलॉटमेंट के वक्त, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के वक्त ₹5 कॉल कर लिए थे, लेकिन अभी भी ₹5 कॉल करने बाकी है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनकॉल लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। तो अगर कंपनी ने, उस XYZ कंपनी ने डिमांड किए रिमेनिंग ₹5 के लिए, तो हमें उसे वो पे करने पड़ेंगे, विच इज इफ उन्होंने वहां पे रिक्वायरमेंट की तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, अगर उस पर अगर कोई लायबिलिटी या असेट हमारी डिपेंडेंट होती है तो उसे हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट असेट कहते हैं, और इस केस में वो हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी कहीं पर भी बैलेंस शीट में डायरेक्टली मेन हेडिंग के अंडर लिखी नहीं जाती, उसे बैलेंस शीट खत्म होने के बाद फुटनोट, एज अ फुटनोट हम लोग लिखते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स की तरह, जिस तरह से हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, देन अंडर राइटिंग कमीशन, इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, तो अगर कोई एक्सपेंसेस हम लोग डिबेंचर्स इशू करने के लिए या शेयर्स इशू करने के लिए पे करते हैं तो वो भी हमारे लिए वहां पे क्या ट्रीट किए जाएंगे? एज अ फिक्टिशियस असेट्स, और फिक्टिशियस असेट अदर नॉन करंट असेट में लिखी जाती है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और करंट असेट जो होंगे उसके अंडर अदर करंट असेट में हम लोग उसे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हमारी इन्वेंट्री के इन्वेंट्री के कॉलम के अंडर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, हम लोगों ने कस्टमर्स से एडवांस लेके रखा है, मतलब हम लोगों को उन्हें सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करने होंगे,
तो इसके लिए हमारी ये लाइबिलिटीज होगी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे, करंट लाइबिलिटीज हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर लिखा जाएगा। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम हो या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो, इन दोनों में एक डिफरेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम जब भी शेयर हम लोग इशू करते हैं या डिवेंचर्स इशू करते हैं तब हम लोग रिसीव करते हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जब डिवेंचर का हम लोगों को रिडम्पशन करना है, उन्हें रीपे करना है, तब हम लोगों को जो एक्सेस अमाउंट हम उन्हें पे करते हैं उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। अगर ये हमारी पेएबल होगी, हमारी आउटस्टैंडिंग होगी, तो इसे हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज में ट्रीट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगर हम लोगों ने कहीं पर भी डिवेंचर्स इशू करते वक्त लॉस इनकर्ड किया है तो वहां पे हम लोग उसे अदर करंट असेट, फिक्टिशियस असेट की तरह ट्रीट करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर को रीपे करने के लिए जो कोई भी फंड रेज किया जाएगा, वो फंड वहां पे जनरेट करते वक्त हम लोग नॉर्मली उसे रिजर्व फंड के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, सेम फंड है लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। व्हीकल्स, नेक्स्ट आइटम हमारा व्हीकल्स, व्हीकल्स फिक्स असेट में आने वाली टैंजिबल असेट। आइटम नंबर 34 सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड अगर होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट के हेड के अंदर हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडवांसेस, 36 नंबर पॉइंट, एडवांसेस टू सप्लायर्स, हम लोगों ने हमारे सप्लायर्स को, हमारे क्रेडिटर्स को एडवांस देके रखा है, इट इज असेट, करंट असेट में हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन, ये हमारे लिए सारी की सारी इंटेंजिबल असेट्स होंगी जो फिक्स असेट के हेडिंग के अंडर, इंटेंजिबल असेट के अंडर रिकॉर्ड होगी। कॉल्स इन एडवांस, हम लोगों ने कहीं पर भी जो कोई भी कॉल पे किए हैं या मेंटेन किए हैं, इशू किया है, उस टाइम पे पब्लिक ने कुछ पैसा एडवांस में हमारे पास में जमा करके रखा है, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द कॉल्स इन एडवांस, इस हेडिंग के अंडर हम उसे लिखते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 39 डिपॉजिट विथ कस्टम ऑथोरिटीज, डिपॉजिट है, कस्टम ऑथोरिटीज को दे के रखा है, ये डिपॉजिट हमें हमारा वापस मिलेगा, असेट्स है, ठीक है। एरिया अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, इनको दिए जाने वाले जो डिविडेंड है अगर वो अरियर्स में है तो वो अरियर्स वाले डिविडेंड सारे के सारे हमारे नॉर्मली कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हमारे लिए ये फिक्स असेट होती है। ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, फिक्टिशियस असेट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए करंट ईयर के लिए हमारे पास में प्रॉफिट आया तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से वाइस वर्सा अगर वहां पे लॉस इनकर्ड होता है तो उसे हम लोग फिक्टिशियस असेट करके ट्रीट करते हैं, तो वो हमारे अदर नॉन करंट असेट में हम लोग लिखते हैं उसे। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में हम लोग पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो लॉस होता था, नेट लॉस जो हमें मिलता था, वो बैलेंस शीट की असेट साइड में सबसे आखिर में लिखते थे, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल डब्ल्यूआईपी ये फिक्स असेट के अंडर आने वाला एक हेडिंग है, डिफरेंट सेपरेट हेडिंग होता है, उसके अंडर हम लोग इसे लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए अगर बैलेंस शीट में आने वाला आइटम है तो सिंपल थिंग डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड कर दो, अगर वो एडजस्टमेंट में आते हैं तो प्रोविजन लिखते वक्त वहां पे हमें क्या करना होगा, डेटर्स में से लेस करना होगा और साथ ही साथ पीएनएल में भी लिखना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं हमारे, वो हमारे सरप्लस की तरह रिकॉर्ड होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। आइटम नंबर 47 अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो कोई भी है वो लायबिलिटी है हमारी, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगी, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था सेम उसी तरह से। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट,
क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट। ये हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ पर्सन ने कंपनी के अगेंस्ट एक क्लेम रजिस्टर किया है कि कंपनी की वजह से मेरा नुकसान हुआ है और उस नुकसान के लिए मुझे वहाँ पे हर्जाना देना पड़ेगा कंपनी को। तो उसके लिए केस फाइल हुआ और केस फाइल होने के बाद अभी तक हम लोगों को वो पेमेंट करना है या नहीं करना है, ये हम लोगों को डिसाइड नहीं हुआ है। अगर जो रिजल्ट आता है, जो केस का रिजल्ट मिलेगा, वो अगर कंपनी के साइड से मिलेगा तो हमें पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पार्टी XYZ पार्टी के फेवर में अगर रिजल्ट आया तो वहाँ पे हम लोगों को उसकी लाइबिलिटी या कॉम्पेंसेशन पे करना होगा। तो वो कॉम्पेंसेशन जो होगा वो हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, जिसे हम लोग बैलेंस शीट के फुटनोट के तौर पे लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम नंबर 49, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिपीट हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस वाला आइटम है। और लास्ट 2 आइटम्स, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑथराइज कैपिटल। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो हमारे लिए हमेशा लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। और लास्ट वाला ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल हमारे शेयर कैपिटल में सबसे पहले, शेयर कैपिटल की नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले नंबर पे आने वाला आइटम है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के थ्रू, कि कंपनी सो एंड सो अमाउंट की कैपिटल रेज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ऑल 51 आइटम्स क्लियर सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी ये आइटम्स डिस्कस करते वक्त मैंने सिर्फ डायरेक्टली बोला आप लोगों को सबको कि ये आइटम ऐसे हो गए, वैसे होंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो जो फॉर्मेट हम लोगों ने इससे पहले देखा था, जो डिस्कस किया था, वही सेम फॉर्मेट एक बार हम लोग यहाँ पर आप लोग भी देख लो कि लाइबिलिटी साइड आने वाले आइटम्स, राइट, एसेट साइड आने वाले बैलेंस शीट के आइटम्स, साथ ही साथ में P&L में जो मेन फॉर्मेट होगा हमारा, वो P&L का मेन फॉर्मेट है, राइट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब रही बात ऐसे कि अगर मैं सिर्फ वन साइडेड सिखाऊँ ना तो सिखाने में मज़ा नहीं आएगा। आई नीड अ इंटरेक्शन फ्रॉम यू ऑल्सो। नहीं तो अगर ऐसा ही करना होगा तो मेरे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा, वो आप देख लो, वो भी चलेगा मुझे। व्हाट डू यू सजेस्ट? एवरीवन? एवरीवन? सब हो मीटिंग में या फिर निकल गए? Yes, sir. लास्ट लेक्चर की तरह इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि लेक्चर लेना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है आगे? Sir, continue. एकदम शांति से सुन रहे हो या फिर नींद में हो या फिर वीकेंड है, मिर्ज़ापुर कंप्लीट नहीं हुआ है उसे कंप्लीट कर रहे हो, पता नहीं। No, sir. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन जब भी हमारे पास में आएगा तो उस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली रीड करनी है। रीड करते वक्त जो ट्रायल बैलेंस हो या पर्टिकुलर्स हो, उनमें दिए जाने वाले आइटम्स बाद में रीड करना। सबसे पहले उनके नीचे जो टेबल दिया होगा या फिर कुछ दिए हुए आइटम्स, उनके नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते वक्त उसमें आने वाली जो एडजस्टमेंट्स होंगी, उन एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है
और साथ ही साथ कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होंगी तो उसे भी कंसिडर करना है। अब हिडन एडजस्टमेंट कौन सी होती है ये मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी दिख सकते हो स्क्रीन पर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली आइटम दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, जिसके लिए अमाउंट है 4280। तो जो हमारा क्वेश्चन में आने वाला ट्रायल बैलेंस का आइटम होगा वेजेस, उस वेजेस के लिए हमारे पास में जो एडजस्टमेंट होगी उस एडजस्टमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे टिक मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ पे वेजेस पे हम लोग टिक मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दूसरा, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012। अब ये 31 मार्च 2010 ये जो है ये ईयर एंडिंग का स्टॉक होगा, क्योंकि 31 मार्च हमारी नॉर्मली ईयर एंडिंग होती है। तो कोका, टी एंड कॉफी एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर दी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, 2%। डेप्रिसिएशन जो होगा 5% वो फर्नीचर पे होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, और 2% जो होगा वो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगा। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2011 स्टूड एट 7,20,000, that is 6,000 fully paid shares and 2,000 shares of ₹60 paid। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है कि कुछ 6,000 इक्विटी शेयर्स थे वो फुल्ली पेड थे और 2,000 शेयर्स है वो 60 पेड अप थे। और ये 60 पेड अप के जो शेयर्स हैं उनके लिए द डायरेक्टर मेड अ कॉल ऑफ 40 पर शेयर ऑन 1 अक्टूबर 2011। अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स। कुछ ऐसा शेयर होल्डर था कि जिन्होंने पैसा नहीं पे किया और नहीं पे करने की वजह से उसके शेयर were then forfeited and reissued at ₹90 per share as a fully paid। इस केस में क्या हुआ है कि कुछ शेयर्स थे, शेयर होल्डर था एक, उसके पास 100 शेयर्स थे जिसके पैसे उसने कॉल मनी 40 रुपीज पे नहीं की, जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए और री इशू कर दिए 90 रुपीज डिस्काउंट पे। तो अगर हम लोग देखें तो 2000 और ये 6000 टोटल 8000 के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मार्केट में फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में जो शेयर कैपिटल आएगा उसमें से इक्विटी कैपिटल जो है वो इक्विटी कैपिटल को हम लोग इस इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो फुल्ली पेड होंगे तो हमें बाकी इस एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन के पर्पस पे हिसाब से कोई भी एडिशनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो उस तरह से फुल्ली पेड नहीं होंगे तो हमें इस एडजस्टमेंट पे गौर करना होगा। आगे क्या दिया है, द डायरेक्टर प्रपोजेस a dividend of 8% on equity shares, transferring any amount that may be required from general reserve। डायरेक्टर ने कहा कि 8% इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे, 8% इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे और अगर अमाउंट कम पड़ी तो हमें जनरल रिजर्व में से एडजस्ट करनी होगी। और जो टैक्सेशन होगा उसके लिए दिया है इग्नोर द टैक्सेशन। तो टैक्सेशन के पर्पस के हिसाब से हम लोगों को कुछ टैक्सेशन चार्ज करना ही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ से शुरुआत से देखेंगे क्या दिया है, द गिवन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मैराथन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 you are required to prepare the profit and loss account and a balance sheet on 31st March 2012। कॉम्प्रिहेंसिव सम है, हम लोगों को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है और पीएनएल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, राइट। जिसके लिए ढेर सारे आइटम्स हमारे पास में हैं और उन आइटम्स के लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा होता है वो फॉर्मेट यहाँ पर हमारे पास में रेडी है कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी से लेकर नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, देन असेट में आने वाली नॉन करंट असेट्स जिसमें फिक्स असेट, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन करंट असेट्स, ये सारे आइटम्स हमारे पास में हैं, राइट। ये मेन फॉर्मेट सेम उसी तरह से पीएनएल का भी मेन फॉर्मेट हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखा है और इनमें आने वाली जो कोई भी 28, 29 वर्किंग नोट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स होनी है, बनानी चाहिए, वो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स के कॉलम में हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखी है। इसे प्रिपेयर करते वक्त नोट
पर्टिकुलर्स, अमाउंट एक जर्नल की तरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे और एक के बाद एक जैसे रिक्वायर होगी वैसे हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। लेकिन आज पहला सम है इसलिए यहाँ पर मेरे पास सभी वर्किंग नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स सभी हर एक हेडिंग के लिए प्रिपेयर करके रेडी है। ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करने की जरूरत नहीं, जितनी नोट्स टू अकाउंट्स लगेगी उतनी ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले आइटम में सबसे पहले हम लोग एक के बाद एक सारे आइटम्स डिस्कस करते वक्त अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन में आने वाले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी और क्या प्रिपेयर करना है उसे फाइनलाइज किया, उसे फाइनल करके प्रिपेयर करके फिर बाद में हम लोग एक के बाद एक आने वाले आइटम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। अब रिकॉर्ड करते वक्त अगर कोई सिंगल आइटम आता है तो उसे डायरेक्टली हम लोग P&L या बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल आइटम्स होंगे तो उन्हें जो हम लोगों ने नोट्स अकाउंट्स प्रिपेयर किए उस कॉलम्स में लिखने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला पार्ट, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 8,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसमें डिवाइड किया हुआ है जिसका टोटल 28 लाख का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। तो इसे लिखते वक्त प्रेजेंटेशन का तरीका, नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाली पहली नोट शेयर कैपिटल, जो बैलेंस शीट में आने वाली शेयर कैपिटल है उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाली पहली नोट, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जिसके अंदर हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों अलग अलग करके दिखाने होंगे। और ये कितने हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल? 8,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे 8,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसके लिए वैल्यू 8,000 into 100 कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 8,000 into 100 8 लाख। सेम उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरह इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सेम उसी तरह से यहां पर इक्विटी शेयर के लिए वैल्यूज जो होगी वो होगी 20,000। अब प्रेफरेंस शेयर की जगह पे कौन से शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो गए 20 लाख के। टोटल 28 लाख रुपीस के हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होने चाहिए। ये 28 लाख हमारे क्वेश्चन की जो अमाउंट है उससे मैच होंगे। अब ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो होते हैं ये कहीं पर भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते। इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, क्वेश्चन में आने वाले नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आने वाले अलग अलग आइटम यहां पर हमारे पास में दिए हुए हैं। एक 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹8 लाख। तो यही इंफॉर्मेशन जिस तरह से हम लोगों ने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए लिखी है सेम उसी तरह से इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग किसके लिए लिखेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल के लिए। और सब्सक्राइब कैपिटल को लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे? यहां ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की जगह पे यहां लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स है? तो 5,000 6% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और इक्विटी शेयर जो है वो है 8,000 यहां पर। अब ये 8,000 कहां से मिले? ये 8,000 सिंपली अगर हम लोग 8 लाख यहां पर देखते हैं, यहां वैल्यू नोट्स टू अकाउंट्स में, तो 8 लाख की वैल्यू थी, ₹100 पर शेयर का वैल्यू था, तो 8,000 शेयर्स है।
यहाँ पर 100 रुपीज ईच वैल्यू है और हमें वैल्यू जो टोटल अमाउंट थी इक्विटी शेयर कैपिटल की वो दी थी 8 लाख रुपए। 8 लाख डिवाइड 100 इज इक्वल टू 8000 इक्विटी शेयर्स। तो इस हिसाब से जो हमारे कैपिटल होंगे वो यहाँ पर 8 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे 5 लाख रुपीज के। टोटल कैपिटल 13 लाख का टोटल कैपिटल हमारा होगा, शेयर कैपिटल। ठीक है। अब हमारे पास कहीं पर भी कॉल्स इन अरियर्स की कोई एडजस्टमेंट होती है तो वो कॉल्स इन अरियर्स हम लोग इसी लेवल पे, इसी कैपिटल शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे और फाइनल अल्टीमेट जो बैलेंस आएगा वो अल्टीमेट बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे यहां पर फाइनल बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होके शिफ्ट होके यहां पर दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम लोगों को मैन्युअली करना होगा। ठीक है, कि हम लोग यहां से टोटल करेंगे और टोटल करते वक्त इन दोनों की टोटल कंसिडर कर रहे हैं, ना कि ये 28 लाख हमें कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक के बाद एक हर एक नोट के लिए नहीं करना है, ये हम लोग फाइनलाइज करेंगे तब देखेंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट चलता है, नेक्स्ट आइटम के पास, जो कि है कैपिटल रिजर्व। आप लोग बताओ कैपिटल रिजर्व कौन से हेडिंग के अंडर आता है? यहाँ बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर कैपिटल रिजर्व आने वाला है। तो यहाँ डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व की वैल्यू लिखने से हम लोग क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व की जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है कैपिटल रिजर्व की? 5000 रुपीज। ये 5000 रुपीज हम लोग यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में आने वाला जो कि है परचेसेस रिलेटेड। अब परचेसेस है, परचेसेस तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, परचेसेस तो पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल से रिलेटेड आइटम है, जिसके लिए पीएनएल का मेन फॉर्मेट अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन फॉर्मेट अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर एक अलग से डिफरेंट हेडिंग होता है परचेसेस के लिए एक्सपेंसेस के अंडर, जिसके लिए हम लोगों को सेपरेट नोट प्रिपेयर करनी होगी। और नोट प्रिपेयर करते वक्त परचेसेस के लिए यहां डिफरेंट आइटम्स हैं, इसलिए एक जगह पे हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स में परचेसेस में लिखेंगे हम लोग कोका, टी एंड कॉफी एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। किस तरह से? तो नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट की नोट्स और इनकम स्टेटमेंट की नोट्स, तो इनकम स्टेटमेंट की नोट्स के अंदर आने वाली परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए यहां पर एक के बाद एक आइटम, कोका, टी एंड कॉफी, और दूसरा क्या है, बेकरी प्रोडक्ट, राइट। और दूसरे इनके लिए अमाउंट है 58,800 एंड 36,200। 58,800 एंड 36,200 बेकरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये परचेसेस हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिए। याद रखना कि हम लोग डायरेक्टली पीएनएल या बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में कोई भी आइटम नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में इसे लिखेंगे और बाद में फाइनलाइज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम है वेजेस एंड सैलरीज। 15,300 के वेजेस एंड सैलरीज है, और हमने देखा था कि क्वेश्चन में कहीं पर एक जगह पे हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया था, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब एडजस्टमेंट इस पर है। तो एडजस्टमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग बताओ कि वेजेस एंड सैलरी पीएनएल में आने वाले इन सभी एक्सपेंसेस में से कौन से हेडिंग के अंडर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। चलो बताओ, आंसर करो। जो वेजेस एंड सैलरी हम लोगों को रिकॉर्ड करना है वो इन सिलेक्टेड एक्सपेंसेस में से कौन से हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड हो गए।
क्या वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में रिकॉर्ड होंगे, परचेसेस में रिकॉर्ड होंगे, इन्वेंट्रीज में रिकॉर्ड होंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होंगे, फाइनेंस एक्सपेंसेस या डिप्रिसिएशन में रिकॉर्ड होंगे? इन्वेंट्री। नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हम लोग वेजेस और सैलरी किसे देते हैं? हमारे एम्प्लॉयज को देते हैं, हमारे स्टाफ को देते हैं, हमारे वर्कर्स को देते हैं। तो वर्कर्स से रिलेटेड किए जाने वाले सभी खर्चे ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेड के अंडर रिकॉर्ड होंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं, उन नोट्स टू अकाउंट्स में जहां पर हम लोगों ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, यहाँ पर हम लोग वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे। क्लियर? वेजेस एंड सैलरी। और इसके लिए अमाउंट है 15,300 रुपीज। और ये 15,300 रुपीज हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। और एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोग सारे आइटम्स पुटअप होने के बाद में देंगे, लेकिन एक लाइन उसके नीचे रिजर्व करके रख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में दिया जाने वाला रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये तीनों भी आइटम हमारे P&L में आने वाले एक्सपेंसेस के ढेर सारे आइटम्स में से कहीं पर भी मटेरियल कंज्यूम में नहीं, परचेसेस में नहीं, इन्वेंटरीज में नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं, फाइनेंस एक्सपेंसेस में भी नहीं आता, और ना ही डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट होगा। तो दैट्स व्हाई कंसीडर होगा अदर एक्सपेंसेस में। और अदर एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे एज अ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। और जिसके लिए जो वैल्यू थी, इनके लिए अमाउंट कितनी है रेंट, रेट्स, टैक्स के लिए 8,900 रुपीज डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आइटम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन डेबिट में दिया हुआ है इसलिए एक्सपेंसेस होगा, क्रेडिट में होता है तो इनकम या लायबिलिटीज होगी। ठीक है, एक बात ये भी याद रखना कि ट्रायल बैलेंस जब भी आता है, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो डेबिट में दिए जाने वाले सारे बैलेंसेस, जैसे यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं डेबिट के जो बैलेंसेस हैं, इन सभी डेबिट के बैलेंसेस में से हम लोगों को एक तो असेट्स मिलेंगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट होगी, करंट असेट होगी, फिक्स असेट होगी, वॉट एवर इट में भी, एक तो असेट्स मिलेगी, या फिर हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे। वही अगर क्रेडिट साइड के आइटम्स के लिए, क्रेडिट साइड के अमाउंट्स के लिए बारे में सोचें, तो हमारे लिए इनकम्स या लायबिलिटीज कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर लॉन्ड्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो 750 भी अदर एक्सपेंसेस के हेड के अंदर रिकॉर्ड होंगे यहां पर लॉन्ड्री। और इसके लिए अमाउंट है 750 रुपीज डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। देन नेक्स्ट दिया है आइटम सेल्स। अब सेल्स मतलब हमारे रेवेन्यू होते हैं, इनकम होता है, और ये सेल्स रेवेन्यू जो है हमारे लिए कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, तो इनकम स्टेटमेंट जो हमारा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मेन बैलेंस है, उस मेन बैलेंस में सबसे पहली वाली लाइन पे हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहां पर हम लोग अगर देखें तो मल्टीपल इनकम हमें जनरेट हो रहे हैं क्रेडिट साइड में देखें तो ये जो बेसिक सेल्स जो है वो कोको, टी एंड कॉफी और बेकरी प्रोडक्ट्स को सेल करके जो मिलता है, वो हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट की नोट्स के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जिसके अंदर पहला आइटम होगा कोका, टी एंड कॉफी, और दूसरा आइटम है बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट्स, इनसे हमें रेवेन्यू मिलेगा। टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है एज इट इज वैल्यूज 82,000 एंड 44,000। 82,000
एंड 44,000, सॉरी 82,000 एंड 44,000, ये वैल्यूज हमें यहां पर मिलेगी। दोनों की टोटल, इन दोनों की टोटल 84,000 एंड 44,000, टोटल 1,26,000। ये 1,26,000 हमारे लिए बेसिक सेल्स से मिली हुई इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में आने वाला, कोल एंड फायरवुड, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स, इन सभी को अगर आप लोग देखोगे तो सबके लिए डेबिट बैलेंसेस है। और डेबिट बैलेंस में हम लोगों ने अभी देखा कि एक तो एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे या फिर असेट्स होंगे। क्या इनमें से कोई भी आपको असेट्स दिख रही है क्या? कोल, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स में से, इसमें से कोई एसेट है क्या? नो सर। नहीं। तो ये सारे के सारे हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस हम लोग कौन से हेड के अंडर रिकॉर्ड करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर आने वाले अदर एक्सपेंसेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में नोट प्रिपेयर करके रखी है, राइट। तो एक के बाद एक सारे आइटम्स, चलो पीडीएफ में देख के बताओ, एक के बाद एक सारे आइटम्स। कोल एंड फायरवुड, कोल 3290, कोल 3290, देन दूसरा कैरेज 810, थर्ड आइटम सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, देन एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए वैल्यू थी 5840 8360, 5840 8360। और कौन सा आइटम है? रिपेयर्स 4250, 4250। ये सारे एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहां पर रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है रेंट ऑफ रूम्स और रिसिट फ्रॉम बिलियर्ड्स। रेंट ऑफ रूम्स और रिसिट फ्रॉम बिलियर्ड्स, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कौन सी कंपनी है, कौन सी किस तरह से हम लोग के पास में बिजनेस है वो हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो सेल्स हम लोग कोका टी और कॉफ़ी के लिए और रेफ्रिजरेटर्स के लिए सेल कर रहे हैं, और जो हमारी एडिशनल इनकम जो हम लोगों को जनरेट हो रही है वो रूम रेंट और रिसिट फ्रॉम बिलियर्ड्स से मिल रहा है, राइट। तो अगर हम लोग चेक कर सकते हैं तो ये शायद से कोई क्लब हो सकता है। तो क्लब के लिए बेसिक सेल्स रेवेन्यू जो होता है वो रूम रेंट भी हमारा सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है, राइट। तो ये दोनों भी, रूम रेंट और बिलियर्ड्स रिसिट, ये भी हमारी सेल्स रेवेन्यू है। तो सेम रूम रेंट एंड बिलियर्ड्स रिसीट्स, ये दोनों आइटम हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिनके लिए अमाउंट्स हैं रेस्पेक्टिवली 48,000 एंड 5,700, 48,000 एंड 5,700, दोनों की टोटल 53,700। नेक्स्ट आइटम हमारे लिए आता है ट्रांसफर फीस। अब ट्रांसफर फी के लिए हम लोगों को पता नहीं कि हम लोगों ने इसे पे किया या रिसीव किया है, तो बैलेंसेस चेक करो वेदर इट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहां पर क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमें मिला है, हमारे लिए इनकम है, ट्रांसफर फी रिसीव्ड हुई है। तो ये ट्रांसफर फी के लिए हम लोग कंसीडर क्या करेंगे? तो ये हमारे लिए इनकम है, लेकिन ये हमारा अदर इनकम है, जिसे हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर फीस में, अदर इनकम के हेडिंग के अंडर 700 रुपीज।
ये हमारी ट्रांसफर फीस हो गई। नेक्स्ट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये दोनों भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट में आने वाली टैंजिबल असेट्स हमारे पास में है। अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो बैलेंस शीट की फॉर्मेट्स में एसेट के एसेट साइड में टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट के लिए अलग अलग नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नोट्स के अंदर इनटैंजिबल और टैंजिबल एसेट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग नोट प्रिपेयर करके रखी है। नोट नंबर 9 और नोट नंबर 10, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। यहाँ पर टैंजिबल एसेट में आने वाली पहली आइटम फ्री होल्ड लैंड, आगे आइटम लैंड एंड बिल्डिंग जिसे हम लोग कहते हैं, और दूसरा फर्नीचर एंड फिटिंग्स। नोट्स टू अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा आइटम है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, इनके लिए वैल्यूज, अब वैल्यूज लिखने से पहले हम लोगों को चेक करना है कि डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट थी, वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कौन कौन से आइटम्स पे थी। डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट थी वो थी फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों पे, राइट। तो इन दोनों के लिए जो अमाउंट्स होगी वो अमाउंट्स हम लोगों को इनर कॉलम में लिखनी है, 8,50,000 एंड 86,300 रेस्पेक्टिवली। 8,50,000 and 86,300। डन। चलो एवरीवन, यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ आ रहा है हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं हर एक कैलकुलेशन के लिए, हर एक आइटम के लिए? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑन हैंड 1 अप्रैल 2011। नीचे दिया है स्टॉक ऑन एज ऑन 31 मार्च 2012। एक क्लोजिंग नीचे दिया है और ओपनिंग यहां पर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा हम लोग P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेन हेडिंग के अंदर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस में जो आइटम आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसके अंदर हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं। और इसे रिकॉर्ड करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जो हम लोगों ने नोट्स बनाई है उसमें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज की नोट्स बनाई हुई हैं, जिसमें रेस्पेक्टिव आइटम स्टॉक के लिए कोका टी और कॉफी का और बेकरी प्रोडक्ट का, इन दोनों का हम लोग यहां पर रेस्पेक्टिव आइटम्स में स्टॉक लिख देंगे। कोका टी एंड कॉफी और दूसरे हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, जिनके लिए वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की है 12,800 एंड 5260। इनर कॉलम है 12,800 एंड 5260। ये वैल्यूज हम लोगों ने यहां पर लिख दी। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम लोग अभी नहीं देंगे, उसके इफेक्ट्स अभी हम लोग नहीं देने वाले। नेक्स्ट, कैश इन हैंड एंड कैश विथ बैंक, ये दोनों भी आइटम बैलेंस शीट में आने वाले कौन से हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड होंगे? चलो आप लोग बताओ। करंट असेट्स। करंट असेट के अंडर आने वाली कौन सी नोट्स होंगी वो? देखो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, करंट असेट के अंडर आने वाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नोट, राइट। कैश इन हैंड एंड कैश विथ बैंक दोनों के लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट्स 2,200 एंड 76,380। 2,200 एंड 76,380। ये दोनों भी बैलेंस शीट में मेन फॉर्मेट में अगर आप लोग देखो तो करंट असेट के हेडिंग के अंडर ये वर्किंग नोट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस नोट्स के अंडर हम लोग यहां पर लिखेंगे। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 1 अगेन फिर से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अब आप बताओ, हम लोगों ने आज भी डिस्कस की है, ये कहां पर जाता है? बताओ, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। अदर करंट एसेट। राइट, अदर करंट असेट्स, लेकिन करंट असेट के हेडिंग के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, वैल्यू है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम, 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। आप लोग बताओ अब ये कहां पर आएगा? Borrowed funds. बोरोड फंड्स में। अब ये बोरोड फंड्स नहीं, इसे हम लोग लॉन्ग टर्म Non-current liability. राइट, नॉन करंट या इस तरह से कहो। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग एग्जाम में भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके नीचे आने वाले नेक्स्ट आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग लिखेंगे 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, वैल्यू टोटल कितनी है? 2 लाख रुपीज। ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए। क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में दिया जाने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आता है तो ये हमारा इनकम है, ये हमारा प्रॉफिट है, राइट? और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे P&L अकाउंट में से, राइट? तो ये ओपनिंग बैलेंस लिखना कहाँ होता है? तो P&L अकाउंट का जो मेन फॉर्मेट होता है, उस मेन फॉर्मेट में जब हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करता है, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर इस लेवल पे। और जो अभी के क्वेश्चन में हमारे पास में है 41,500 रुपीज, ये डायरेक्टली मेन हेडिंग के अंडर मेन फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट के मेन फॉर्मेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, और जिसके लिए अमाउंट थी 41,500। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिंपल आइटम है, बताओ कहां पर आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट देख लो पहले। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स के अंडर। ट्रेड पेएबल्स के लिए नोट नंबर है 6, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 6, ट्रेड पेएबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिनके लिए अमाउंट है 42,000 रुपीज। अब इसी तरह से सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे, जिसके लिए बैलेंस शीट में करंट असेट जो आती है, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 16। सो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 16 में ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंडर डेटर्स, जिनकी वैल्यू है 19,260। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट 2,72,300। बैलेंस शीट में आने वाली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 11। नोट नंबर 11 नोट्स टू अकाउंट्स में
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट जिनके लिए वैल्यू है 270 to 300, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम गुडविल एट कॉस्ट। आप लोग बताओ कहां पर लिखेंगे यार इसे? बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट, उसमें असेट्स, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट्स, राइट। नोट्स टू अकाउंट्स में इंटेंजिबल असेट्स के अंडर गुडविल अमाउंट 5 लाख रुपीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर 2 लाख रुपीज। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त जो अगर कुछ अमाउंट कम पड़ी तो हम लोग को जनरल रिजर्व में से एडजस्ट करनी होगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, इसके अंडर हम लोग लिखेंगे नोट्स अकाउंट्स में नोट नंबर 2 जनरल रिजर्व, इनर कॉलम में अमाउंट 2 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट हो सकती है शायद इसलिए। तो इसी के साथ साथ हमारे ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम पुटअप करके हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए जो एडजस्टमेंट होती है उनके इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए जो इफेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड ये 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट एड टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटीज। अब ये दोनों इफेक्ट आप लोगों को पहले से पता है, बस इन्हें उन रेस्पेक्टिव नोट्स के अंदर हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। अब कौन से एक्सपेंसेस है? वेजेस सैलरीज जो है 4280 के आउटस्टैंडिंग है। वेजेस एंड सैलरी हम लोगों ने लिखे थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सो नोट्स टू अकाउंट्स में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो नोट बनाई थी हम लोगों ने, उसके अंदर एक लाइन रिजर्व करके रखी थी। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, और जिनकी अमाउंट है 4280। कंफर्म करते हैं अमाउंट 4280, राइट। दोनों को ऐड करके टोटल आउटर कॉलम में 19580 आउटर कॉलम में लिख दी। एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट क्या है? अदर करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में अदर करंट लाइबिलिटी के लिए करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंडर अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 7 में आती है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 7 के नीचे यहां पर हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिनके लिए अमाउंट है यहां से मिलेगी 4280, सेम अमाउंट। एडजस्टमेंट क्लियर सबको? वेजेस के लिए सिंपल, एवरीवन? नेक्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012 क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट में देखो। अगर क्लोजिंग स्टॉक होता है तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होंगे। ऐड बैलेंस शीट इन्वेंट्री, बैलेंस शीट इन्वेंट्री जो होगी उसमें रिकॉर्ड करो, और दूसरा सीओजीएस से लेस करो। सीओजीएस मतलब क्या है हमारा? एक चेंजेस इन इन्वेंट्री जो हम लोगों ने लिखा था ना, वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में से लेस करो।
P&L के नोट में से। ये हमारा सेकेंड इफेक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए, राइट। तो हम लोगों के लिए पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के लिए। अब बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के लिए बैलेंस शीट का जो इन्वेंट्री का नोट होगा वो कहां पर होगा? करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 15। यहां नोट नंबर 15 नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग जाएंगे। नोट नंबर 15 जहां पे होगी उसे इन्वेंट्रीज के तौर पे यहां पर लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कौन कौन सा है इन्वेंट्रीज का, उसे हम लोग यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और कौन कौन से क्लोजिंग स्टॉक है? कोका, टी एंड कॉफी एंड बेकरी प्रोडक्ट। और जिनके लिए वैल्यूज इंडिविजुअली रेस्पेक्टिवली क्लोजिंग स्टॉक के हैं 22,500 एंड 16,400, 22,500 एंड 16,400, ये दोनों अमाउंट्स। इनका सेकेंड इफेक्ट रेस्पेक्टिव अमाउंट्स के लिए चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में, इनकम स्टेटमेंट में आने वाले चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में से लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेम लेस क्लोजिंग स्टॉक बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, एक का 22,500 और दूसरा 16,400। कंफर्म करते हैं अमाउंट्स 22,500 एंड 16,400, और ये दोनों भी हम लोग को लेस करने हैं, राइट। तो लेस करके रेस्पेक्टिव फिगर्स आउटर कॉलम में हम लोग यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। 12,800 माइनस 22,500 माइनस 9,700। सेम उसी तरह से 5,260 माइनस 16,400 11,140। ये हमारे लिए रेस्पेक्टिव चेंजेस इन इन्वेंट्रीज की वैल्यूज है। इसका मतलब है कि पूरे साल भर में हम लोगों ने इतनी अमाउंट्स के गुड्स यूटिलाइज किए हैं या स्टॉक यूटिलाइज किया है, राइट। ये हो गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स। एक इफेक्ट जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में से, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा रेस्पेक्टिव आइटम में से। और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा एसेट साइड में, करंट एसेट के अंडर आने वाले हेडिंग इन्वेंट्रीज के अंडर एज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर एवरीवन? एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। बिफोर चेकिंग विद द एडजस्टमेंट, आप लोग बताओ कि डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आप लोग किस तरह से देते हो? बोलो। Sir, P&L अकाउंट एंड और बैलेंस शीट में से डिडक्ट होगा। राइट, P&L अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन, और दूसरा बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव एसेट में से हम लोग माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अब आप लोग याद रखो कि फर्नीचर पे 5% है और लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो टेंजिबल एसेट्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, उन टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोगों ने वहां पे जगह भी छोड़ी थी, राइट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहां पर देखो, तो लैंड एंड बिल्डिंग, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 2%, और फर्नीचर पे वही डेप्रिसिएशन जो था वो था 5% के हिसाब से। चलो कैलकुलेट करो और मुझे अमाउंट्स आप लोग बताओ कितनी आएगी 2% और 5% दोनों के लिए।
चलो फटाफट, 17,000. पहले के लिए आएगा 17,000, राइट। दूसरे के लिए 4,315. एवरीवन जस्ट कंफर्म इट। 4,000. एवरीवन इसे कंफर्म करो। Sir, 4315. 4,315 है सर. ओके 4315, 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन जो हमारे हैं 17,000 और 4315 के, राइट, एट द रेट दोनों के हिसाब से 2% एंड 5% के हिसाब से जो आपने कैलकुलेट किए, ये दोनों भी अमाउंट्स हमारे लिए कहाँ पे जाएगी? तो पीएनएल में जो एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस में अगर आप लोग देखोगे तो एक अलग हेडिंग है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, नोट नंबर 27। उस नोट्स टू अकाउंट्स पे हम लोग इसे डायरेक्टली लिखेंगे। नोट नंबर 27 में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक आएगा लैंड एंड बिल्डिंग पे और दूसरा आएगा फर्नीचर पे, और जितना डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया है वो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है 17,000 और दूसरा है 4315। ओके, सो ये हो गए हमारे इफेक्ट्स एडजस्टमेंट्स के। ये एडजस्टमेंट हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स थी, उन तीनों के इफेक्ट हो गए। आगे नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये बड़ी वाली एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोगों को कंफर्म करना था कि 6,000 और 2,000 शेयर्स जो फुल्ली पेड है, वो फुल्ली पेड शेयर्स जो है हमारे, वो हमारे इक्विटी कैपिटल में 8,000 फुल्ली पेड शेयर्स है या नहीं है। तो चेक करो नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बारे में अगर हम लोग देखें तो इक्विटी शेयर्स 8,000 शेयर्स है और वो भी फुल्ली पेड अप है। तो ये जो कंप्लीट एडजस्टमेंट दी थी द इक्विटी कैपिटल से लेकर 90 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड तक, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन गुमराह करने के लिए दी थी, राइट। तो इसे हम लोग अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देंगे, राइट। द डायरेक्टर प्रपोजेस अ डिविडेंड, द डायरेक्टर प्रपोजेस अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स। अब डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? नॉर्मली जब हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से हम लोग बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद अगर हमारे पास में कुछ पैसा बचता है तो उसमें से हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद जो अर्निंग्स हमारे पास बचती है उसमें से हम लोग पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के जगह डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ पैसा बाकी रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देते वक्त पैसा नहीं बचा होगा तो इन्होंने कहा है कि जनरल रिजर्व में से आप यहां से अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो इन दैट केस हमें ये कंसीडर करने से पहले, ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट फाइनलाइज करने से पहले एक हिडन एडजस्टमेंट को वहां पे असर्टेन करना है। अब हिडन एडजस्टमेंट होगी कौन सी? तो हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है, जो कि क्वेश्चन में दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन में देखो कि कहीं पर भी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐसा कोई आइटम दिया है क्या? क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐसा कई आइटम आया था क्या हमारे पास में? तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स है हमारे पास में। और डिबेंचर्स कितने हैं? 2,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 2 लाख के डिबेंचर्स हैं जिन पे 8% इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। 2 लाख के डिबेंचर्स हैं
जिस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। तो डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी बताओ? कैलकुलेट करो। 16,000. वेरी गुड। हिडन एडजस्टमेंट फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ रुपीज 16,000। अब ये 16,000 हम लोगों को चार्ज करना है, ये इंटरेस्ट है। डिबेंचर हमारा बोरोड कैपिटल होता है। बोरोड फंड्स पे कहीं पर भी हम लोग अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस कहलाता है। अगर हम लोग बोरोड फंड पे कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस या फाइनेंस चार्जेस कहलाता है, जिसके लिए है नोट नंबर 26। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है। हिडन एडजस्टमेंट के हिसाब से कहीं पर भी डिबेंचर इंटरेस्ट 2,000 रुपीज का हम लोगों ने पे नहीं किया है, राइट? तो वो उसे हम लोगों को ये 16,000 रुपीज पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग है। इन आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट्स डिबेंचर इंटरेस्ट के किस तरह से होंगे? तो पहला इफेक्ट होगा ऐड टू फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस एक्सपेंसेस, और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस या अदर करंट लायबिलिटीज। दोनों में से कोई एक जगह भी चलता है। तो इन दैट केस हम लोगों को ये 16,000 जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए, इन 16,000 का इफेक्ट देते वक्त नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले फाइनेंस चार्जेस जो है, फाइनेंस एक्सपेंसेस के लिए जो नोट्स बनाई थी, उसमें हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। इसे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। अमाउंट है 16,000 रुपीज की। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंडर, जिसे हम लोग कहेंगे डिबेंचर या फिर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। इस तरह से लिखा तो भी चलता है, या फिर इसे अदर करंट लायबिलिटीज में लिखो तो भी चलेगा। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट है 16,000 रुपीज। ये हिडन एडजस्टमेंट सबको क्लियर? एवरीवन? Yes, sir. अब हिडन एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोगों को, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिविडेंड से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन से रिलेटेड डिस्कस किया था, उसकी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। अब डिविडेंड डिक्लेयर होते वक्त वो पीएनएल के बैलेंस में से डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेप्स क्या लेनी होगी? अब स्टेप्स के बारे में अगर देखेंगे तो पहली स्टेप जो हमारी थी, प्रॉब्लम केयरफुल रिलेट करो, आइटम को मार्क करो, एडजस्टमेंट को मार्क करो, आइडेंटिफाई क्या पूछा गया है वो देखो, रिक्वायर फॉर्मेट ड्रॉ करो, रिकॉर्ड करो सारे आइटम एक के बाद एक, और एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दो। अब सभी एडजस्टमेंट के इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ तक पॉइंट नंबर 9 तक तो आ गए हम लोग। डिविडेंड से रिलेटेड आइटम का एडजस्टमेंट छोड़कर और टैक्स से रिलेटेड आइटम्स छोड़कर बाकी सारे इफेक्ट्स हम लोगों ने दे दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि चेक नो आइटम्स आर रिमेनिंग। कोई आइटम तो रिमेनिंग है ही नहीं, डिस्कस करके किया इसलिए। फाइनलाइज द नोट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर द बैलेंसेस टू मेन इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स में जो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड आगे के जो कोई भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन नोट्स को फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करना मतलब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में शिफ्ट करो और इनकी टोटल करो। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेल में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं टोटल यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे हर एक नोट के लिए ट्रांसफर कैलकुलेशन करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुके हैं, अदर इनकम में ट्रांसफर फी ऑलरेडी हो चुकी है ट्रांसफर, देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कुछ भी नहीं था, नील। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इन दोनों की टोटल अगेन यहां पर नीचे टोटल आएगी। सेम उसी तरह से हर एक आइटम के लिए, हर एक नोट्स के लिए जो इनकम स्टेटमेंट से बिलोंग करती है, ऐसे हर एक नोट को फाइनलाइज करते जाना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इनके लिए भी एड लेस करके टोटल आउटर में यहां पर गई। डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए भी सेम, डेप्रिसिएशन की भी टोटल यहां पर आ चुकी है। अदर एक्सपेंसेस में आने वाले सभी आइटम्स यहां पर रिकॉर्ड हो चुके हैं।
राइट। अब ऐसे सारी टोटल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम लोगों को इनकी जो टोटल है, रेस्पेक्टिव टोटल्स जो है, ये टोटल इनकम स्टेटमेंट के मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर करनी है। जैसे कि 1,79,700 और 700 ट्रांसफर फीस, ये हमारी जानी चाहिए यहाँ इनकम स्टेटमेंट P&L के मेन फॉर्मेट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1,97,700 एंड 700। ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए जितने भी सारी हमने नोट्स बनाई थी, नोट नंबर 22 से लेकर 28 तक, उन सभी की टोटल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है, जो मैंने वहां पे लिंक करके रखे थे। इसलिए ये हमें मैन्युअली करना होगा, हर बार टोटल करो, फिर P&L अकाउंट में जाके यहाँ पे शिफ्ट करो। क्लियर? ये एक्सपेंसेस तक क्लियर सबको? कि रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट मैनुअली सारी नोट्स को फाइनलाइज करो और यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। ओके। जैसे टोटल रेवेन्यू मिला है नोट नंबर 20-21 मिला के, वैसे 22 से लेकर 28 को टोटल कर देते हैं हम लोग, तो हमें मिलता है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4, यहां पर भी लिखा है पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4। ये हमारे लिए होगा प्रॉफिट और लॉस बिफोर द एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब ये हमें मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? स्टेप्स में अगर देखेंगे हम लोग तो यहां पर दिया हुआ है ट्रांसफर द रिटेन्ड अर्निंग्स टू नोट्स और रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिटेन्ड अर्निंग्स मिलने से पहले हम लोगों को एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी है? एडजस्टमेंट कब आएगी? ये रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस को कब ट्रांसफर होगी? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनलाइज करेंगे तब। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनलाइज करते वक्त हम लोगों को जो अभी ये 17,145 रुपीज मिले थे, इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर करते वक्त एक्सेप्शनल आइटम कोई भी नहीं था, इसलिए यहां पर डैश लिखा। सेम फिगर नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, इसलिए वही फिगर नीचे कैरी फॉरवर्ड होगी। टैक्स के लिए भी कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, इसलिए वही फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए कंसीडर होगी। तो इन दैट केस अगर क्वेश्चन में यहां से लेकर एक्सेप्शनल आइटम से लेकर ये टैक्स के आइटम तक कोई आइटम नहीं है, तो ये सारी की सारी स्टेप्स आप लोग स्किप कर सकते हो। आज पहला सम है, इसलिए ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है? क्लियर एवरीवन? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारे पास में बचा वो है 17,145। जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में था 41,500, वो 41,500 और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों को मिलाकर हमारे पास में जो अवेलेबल अमाउंट होगी वो नेट टोटल अर्निंग्स कहलाएगी, जो है 58,645 की, 58,645 रुपीज की। एवरीवन क्लियर? एवरीवन? Yes, sir. राइट? सर हाँ बोलो। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स रहेगा? ये 15 मार्क्स का सम आता है, लेकिन अभी ये जो सम है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव सम है, इसलिए ये इतना बड़ा लग रहा है। अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव सम नहीं होता तो इसमें जो आइटम्स है वो आइटम्स कम होते हैं, और या फिर सिर्फ बैलेंस शीट का सम पूछा जाता है या सिर्फ P&L का सम पूछा जाता है। और सर ये नोट्स टू अकाउंट्स के मार्क्स होंगे? हाँ, नोट्स अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन में से हम लोगों ने कोई आइटम छोड़ तो नहीं दिया है ना? कंफर्म? सारे आइटम तो लिख दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट गया, P&L गया, P&L आ गया इधर। तो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, अब यहाँ पर ये क्यों जरूरी होगा? तो जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन में
हम लोगों को कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले क्या दिक्कत होगी, कहाँ पे क्या कैलकुलेशन करने होंगे, तो उसे समझ लो। जितनी भी हमारे पास में अमाउंट्स मिली है उन अमाउंट्स को एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। सिर्फ सारे आइटम्स हम लोगों ने टिक टिक लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, अगर नहीं लिखे होते हैं तो कहीं पर एक जगह पर उसका फ्लॉज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में आने वाले अब कैलकुलेशन किस तरह से होगा। नोट्स टू अकाउंट्स के लिए जो ये रिजर्व्स मिलने वाले या ट्रांसफर करने वाला हमें लगने वाला है वो क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएशन के लिए जो डिविडेंड्स देने हैं, प्रपोज डिविडेंड, उन डिविडेंड्स को कंसीडर करते हो तो हम लोग को क्या करना है कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देना है सबसे पहले। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा है कितना, तो ये है हमारा 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज के 6% कितना अमाउंट हुआ, एवरीवन? 30,000. वेरी गुड, 30,000। 6% प्रपोज डिविडेंड, 6% प्रेफरेंस कैपिटल, तो ये 30,000 के डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और उसी तरह से 8% ऑन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना था, 8 लाख का, तो इनके बेसिस पे इक्विटी कैपिटल पे डिविडेंड होगा 64. 64,000। वेरी गुड। तो टोटल डिविडेंड जो है वो टोटल डिविडेंड वो हमें कितना पे करना है, 94,000 का, जिसके लिए हमारे पास में अवेलेबल अमाउंट कितनी है, अवेलेबल अमाउंट कितनी है हमारे पास में 58,645। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी होगी जनरल रिजर्व में से, इन दोनों का डिफरेंस, $35,355, इतनी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी। आई थिंक हम लोगों ने कहीं पर एक जगह पे कोई अमाउंट है ना गलत लिख दी है। ठीक है, वो आगे चल के समझ में आ ही जाएगा कहाँ पे गलत हुई है। डेप्रिसिएशन, हाँ बोलो। 13 में नेट टोटल अर्निंग्स में 11 माइनस 12 है ना, तो आपने ऐड किया है। 13 में क्या, हाँ, जस्ट सेकंड, 13। पीएनएल के शीट में। अच्छा, यहाँ पर पीएनएल कहा गया, ये मेन शीट में। यस सर। नहीं, ये दोनों ऐड ही होगा ना, सॉरी यहाँ पर ऐड, हाँ या ऐड लिखना है मुझे। नेट टोटल अर्निंग्स मतलब हमारे पास में कितनी अर्निंग्स बची है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, इतनी अवेलेबल हमारे पास में अवेलेबल अर्निंग्स है 58,645 रुपीज़ की। ठीक है, और इसमें से हमें 94,000 रुपीज़ के डिविडेंड डिक्लेयर करने हैं, डिविडेंड देने हैं, तो 35,355 रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी, और जो हम लोग एडजस्ट करेंगे हमारे जनरल रिजर्व में से। अब जनरल रिजर्व में से एडजस्ट करते वक्त हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट बनाई है हम लोगों ने, उसमें जनरल रिजर्व के नीचे हम लोग लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू पीएनएल। क्यों पीएनएल को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, वहां पे कम पड़ रहे हैं इसलिए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था 35,355 लेस 35,355 लेस करके अमाउंट आउटर में
164,645। कंफर्म करो। यहां तक क्लियर सबको, सब एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन हो गया, कैरेज वगैरह सब कुछ हो गया, इधर के एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। देखते हैं P&L अकाउंट में आने वाले ये रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए कॉपी पेस्ट ट्रांसफर वाले अमाउंट 35,355 ये ऐड कर देंगे तो टोटल अवेलेबल अमाउंट हमारी हो जाएगी 94,000, जो कि इनकी टोटल होगी। ठीक है, कि इतना हमें डिविडेंड देना है, क्योंकि कम पड़ रहा था उतना ही हम लोगों ने लिया, तो ऑटोमेटिकली 94,000 यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा नील। राइट, तो ये जो नील बैलेंस है, अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस आता कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में ये जो जनरल रिजर्व हम लोगों ने रिजर्व एंड सरप्लस लिखे हैं ना, इस रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे ट्रांसफर होकर आता, जो हमारी स्टेप्स में भी लिखा है, ट्रांसफर द रिटेन्ड अर्निंग्स टू नोट्स रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पर कुछ आती तो, अब ये इस केस में तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उसे स्किप कर देंगे इस स्टेप को, और आगे की स्टेप जो है हमारी, फाइनलाइज द नोट ऑफ बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर द बैलेंसेस टू द मेन बैलेंस शीट। जिस तरह से हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के लिए किया था, सेम उसी तरह से अब हमें बैलेंस शीट के लिए करना है। बैलेंस शीट के लिए पहली नोट 13 लाख, ये 13 लाख इधर, देन रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल, सेम उसी तरह से फाइनलाइजेशन, इनर की टोटल आउटर में करके आगे कैलकुलेशंस। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई नहीं थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज इट इज कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर्स सिंगल आइटम 42,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 4280, डिबेंचर इंटरेस्ट 16,000 रुपीज, देन डेप्रिसिएशन, दोनों के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यूज 86,300 एंड 833 एंड 81,985, दोनों के टोटल 914,985। टैंजिबल असेट्स की, इनटैंजिबल असेट्स 5 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट 272,300, देन उसी के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक्स जो है हमारे, वो क्लोजिंग स्टॉक्स यहाँ पर लिख दिए हैं जो एडजस्टमेंट से मिले थे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ चुके हैं, कैश इन हैंड, और बाकी बची शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। ये सारी 19 नोट्स को इनर कॉलम की आउटर कॉलम में शिफ्ट करके इनकी जो फाइनल टोटल होती है, वो फाइनल टोटल हमें बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर करते वक्त यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने रिजर्व एंड सरप्लस, सेम उसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे हर एक को ट्रांसफर करके हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, जिसमें से कहीं पर एक जगह पे कुछ मिसिंग फिगर आ रही है। हम लोगों ने कोई एक आइटम छोड़ दिया या डबल रिकॉर्ड कर दिया है शायद। 1731,925। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्लियर सबको कि हम लोग किस तरह से यहाँ से कैलकुलेशन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, पुटअप करना है, एवरीवन? एवरीवन?
1,00,100 इतने का डिफरेंस। एवरीवन, आप लोग मुझे बताओ कि ये ट्रीटमेंट सबको क्लियर है कि हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में फाइनलाइज करेंगे और फिर बाद में वहां पे ट्रांसफर करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसी स्टेप के हिसाब से जो भी मिसिंग फिगर है उसे हम लोग चेक कर ही लेंगे कि कौन से यहाँ से कहाँ से कुछ गलती हुई है या कोई आइटम पुटअप नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टेप्स में फाइनल स्टेप लेते हैं कि बैलेंस शीट की नोट्स अकाउंट्स में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये दोनों टोटल टैली होनी चाहिए।